नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, 7 राज्यों, पंजाब सहित 7 राज्यों, इन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं जरूर बना हुआ है। अभी तक सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। जी हां, आज के दिन की बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस पूरी खबर को लेकर भी और इस पूरे फैसले को लेकर भी है कि अगर एडवाइजरी जारी नहीं हुई तो क्या फिर ये आदेश लागू होंगे या फिर नहीं होंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में एंट्री को लेकर यह बड़ी कंफ्यूजन है। अभी सरकार ने एडवाइजरी जारी नहीं की है। हिमाचल ने पंजाब सहित 7 राज्यों के लिए सख्ती को बढ़ाया है। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं होगी। हिमाचल में एंट्री के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, जो आदेश एक दिन पहले आए थे, जो हमने आपको बताए थे। और 7 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सख्ती की गई है। आपको बता दें कि बेशक ये नियम जो है 16 अप्रैल से लागू करने के आदेश हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर जो एक तरह से ऑफिशियल जानकारी विभागों तक, ऑफिशियल जानकारी पुलिस तक, प्रशासन तक पहुंचनी होती है, वो अभी तक नहीं पहुंची है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और यूपी, ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी है और वो भी पिछले 72 घंटों में करवाया गया होना चाहिए। यानी कि अगर आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया है कोरोना का और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो ही आपको हिमाचल में एंट्री मिलेगी। लेकिन अभी तक इसको लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि वहां से आने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए ये टेस्टों की व्यवस्था, टेस्ट जरूर हो, टेस्ट रिपोर्ट वो लेके आए। और इसी प्रकार से जो व्यवस्था है जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी लागू होगी। उसके लिए हम लोग एसओपी तैयार कर रहे हैं और एसओपी बनने के बाद हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि हमने किस किस चीज को किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। सरकार का ये कहना है, परिवहन मंत्री का ये कहना है कि जो ये एडवाइजरी जारी होगी उसमें विस्तार से जो है ये सारी चीजें जो है बताई जाएगी कि लोगों को जो है ये जो नेगेटिव रिपोर्ट लानी है उसकी चेकिंग कहां पर होगी, क्या वो जो है बॉर्डर पर होगी या फिर कहीं और भी बहुत सारी इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि इंतजार करना होगा कि ये एडवाइजरी जब लिखित तौर पर जारी होगी उसमें विस्तार से जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे जो है चर्चा करने के बाद, मंथन करने के बाद जो है ये एडवाइजरी जारी होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति इस समय जरूर है। सीधा आपको लिए चलते हैं शिमला से। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणवीर, सबसे पहले तो यही कि कंफ्यूजन वाली स्थिति का जिक्र हो रहा है कि अगर आदेश आपने लागू नहीं किए, लागू या करने हैं, तो फिर वो एडवाइजरी तो चाहिए होगी। स्थिति बताइए कि इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है कि क्या 16 अप्रैल से ये लागू होगा या नहीं होगा, क्या स्थिति है इस समय? रणवीर, देखिए, पिछले कल मुख्यमंत्री की तरफ से बयान जो है जारी किया गया था, उसमें हल्का सा संशोधन ये किया गया था कि आदेश जारी होने से पहले इन राज्यों के लिए एडवाइजरी जो है जारी होगी और एडवाइजरी जारी होने के बाद जो है आदेश जारी किए करेंगे। एडवाइजरी में ये दिया जाएगा कि किस तरह से इन राज्य से जो लोग आएंगे उनकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की, अगर वो उनके पास होगी तो ही उन्हें जो है एंट्री मिलेगी हिमाचल में। लेकिन आज इस बारे में हमारी बात जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मा जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, परिवहन मंत्री से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इस एडवाइजरी को लेकर जो है अभी मंथन चल रहा है। एसओपी किस तरह से जारी करने हैं, जो कोरोना के नियम है उसके तहत, और ये अभी जो है सरकार इस स्थिति में नहीं है कि जो जानकारी हम तक पहुंची है कि बॉर्डर्स पे जो है चेकिंग की जाएगी, जो एंट्री पॉइंट्स हैं हिमाचल में, कि वहां पर तो फिर पूरी तरह से चौक हो जाएगा। कैसे जो है आप पता कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, बसों में जो लोग आ रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों में जो लोग आ रहे हैं, इसको लेकर जो है स्थिति अभी साफ होनी बाकी है। एडवाइजरी में यह संभव है कि डिस्ट्रिक्ट पर जो है जिम्मा सौंप दिया जाएगा, जिला उपायुक्तों पर जिम्मा सौंपा जाएगा और जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी जो नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो शायद होटल वालों को जो है दिया जाएगा वो जिम्मा, उसे जो जानकारी प्रशासन को देनी होगी। मोटी मोटी अभी तक ये खबर निकल कर आ रही है। कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा है। जिस तरह से जब तक ये एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक जो है क्लैरिटी इसमें नहीं होगी।
इसलिए आज ये कहा गया मंत्री की तरफ से, विक्रम सिंह ठाकुर जो परिवहन मंत्री है, कि पूरा मंथन इस पे किया जा रहा है। 1-2 दिनों का समय लग सकता है, विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे इन लोगों को यहाँ आना है, हिमाचल में एंट्री होनी है, तो कहाँ इनकी जो नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो कहाँ चेक होगी, क्या पुलिस चेक करेगी या प्रशासन के कोई व्यक्ति करेंगे, बॉर्डर पर चेक होगा या कहाँ चेक होगा, ये जो है अभी इसमें साफ होना बाकी है, मंथन इसमें चल रहा है। जी गौरव। रणवीर, देखिए कंफ्यूजन तो साफ तौर पर जिस तरह से आपने भी जिक्र कर दिया कि लोग वहां पर आएंगे, वहां तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कि बसों को आप किस तरह से चेक करेंगे, सैलानियों को किस तरह से चेक करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक बहुत सीधा सवाल यह भी है कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आदेश को लेकर, कि आदेश तो रहेंगे ना, कि इनको लेकर भी कोई फाइनल फैसला भी लिया जाना बाकी है, या फिर ये तो समझकर चलें कि 16 अप्रैल से आरटीपीसीआर की जरूरत होगी, या इस फैसले के ऊपर भी अभी कोई फाइनल कॉल बाकी है? इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, देखिए गौरव, ये सरकार ने पूरी तरह से साफ किया है कि ये जो फैसला किया है सरकार ने, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। एडवाइजरी पहले जारी की जाएगी, आदेशों का मतलब जो है आदेश ही रहेगा। जो दूसरे कैबिनेट मंत्रियों से हमने बात की है, जो रामलाल मारकंडा है, उनका ये कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो ही हम जो है बॉर्डर पे स्थिति को देखेंगे। लेकिन इतना बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि ये जो एडवाइजरी जारी की जाएगी, ये जो आदेश जारी किए जाएंगे, वो वापस सरकार नहीं लेगी। इन 7 राज्यों के लिए जो हाई लोड से जो राज्य हैं, ये आदेश उस संबंध में वापस सरकार नहीं लेगी। 16 अप्रैल के बाद ये लागू होंगे, ये क्लियर है इसमें। जी गौरव। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, एसओपीज कब जारी की जाती हैं, कितना कंफ्यूजन जल्दी दूर करने में सरकार कामयाब होती है, एक बड़ा सवाल जरूर है। शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों के लिए जो इस समय खबर है कि एसओपीज का इंतजार हो रहा है, लेकिन अगर आप पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों से, जो 7 राज्यों का, कर्नाटक भी उनमें एक है, अगर इन 7 राज्यों से आप हिमाचल जाना चाहते हैं, आपने प्लान किया हुआ है कि आप अपने परिवार के साथ वहां जा रहे हैं या किसी भी तरह से आप जा रहे हैं, तो आप एक चीज तो ध्यान रखिए कि कंफ्यूजन कुछ भी हो एसओपीज को लेकर, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है वो बहुत क्लियर है कि 16 अप्रैल से आरटीपीसीआर तो दिखाना होगा। वो आपको बॉर्डर पर दिखाना पड़े, होटल के कमरे के टाइम दिखाना पड़े, कि आपका कब चेकिंग हो जाए नहीं पता। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जब आप 16 अप्रैल या 16 अप्रैल के बाद जाएंगे हिमाचल प्रदेश, तो आपके पास आरटीपीसीआर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत वाली बात होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एसओपीज कब आती है, हमारी नजर बनी रहेगी, अपने दर्शकों को हम जैसी आती है न्यूज 18 सबसे पहले अपडेट करें। तो हिमाचल प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब प्रशासन सख्ती भी कर रहा है। आपको बता दें कि अटल टनल में भी सख्ती की जा रही है। वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं, और यह भी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर जो सैलानी वहां पर पहुंचेंगे उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, या फिर उनके लिए करवाना लाजमी कर दिया जाएगा। मामले बढ़े तो पर्यटकों का भी होगा टेस्ट। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन कोरोना टेस्ट करेगा अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है। अब तक लाहौल में मजदूर ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बॉर्डर पर टेस्ट करवाने और सख्ती पर विचार किया जाएगा, ये मारकंडा जो है उनकी तरफ से बयान दिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय है हिमाचल प्रदेश को लेकर, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सख्ती को बढ़ाया जा रहा है कोरोना को लेकर। अगर आप हिमाचल जा रहे हैं तो ये चीजों का ध्यान रखिए कि कोरोना टेस्ट या तो आप करवा कर निकलिए, या फिर आपको वहां पर जाकर भी प्रशासन बोल सकते हैं कि आप करवाइए। खासतौर पर जो लोग मनाली जाते हैं या फिर उसके बाद वो अटल टनल देखना चाहते हैं, रोहतांग की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए खबर है, आप ध्यान रखिए। वहां पर मजदूरों का फिलहाल कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। जो लाहौल स्पीति जिला प्रशासन है वो कोरोना टेस्ट करवा रहा है, और इस बीच अगर मामले बढ़ते हैं तो जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया जा सकता है। तो हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, अब आपको लिए चलते हैं ऊना में भी सख्ती को बढ़ाया जा रहा है। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल्स और नियमों की पालना नहीं कर रहे,
तो ऐसे लोगों पर अब पुलिस सख्ती बरतने के मूड में है और इन पर नजर रखने के लिए ऊना पुलिस की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब बड़ी खबर इसलिए भी है कि अगर आप ऊना में हैं, ऊना के आसपास हैं, इस जिले में हैं, तो एक ध्यान रखिए कि अगर आप घूम रहे हैं बाजार में कहीं जगह पर और आपने मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने नहीं रखी है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आकाश से आपके ऊपर पुलिस नजर रखेगी और फिर कार्रवाई हो सकती है। ऊना में कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस ने सख्ती को बढ़ाया है। अब ड्रोन के जरिए ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाएगी जो कोविड नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते हैं। पुलिस कंटेनमेंट जोन को भी ड्रोन से निगरानी करेगी। इस अभियान का आगाज ऊना शहर से किया गया है, जहां डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर ने खुद ड्रोन टीम के साथ शहर में ड्रोन से निगरानी की। आपको बता दें कि ऊना कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मार्च महीने में ही ऊना में अब तक 1070 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अप्रैल में 11 दिनों में 661 नए मामले सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पुलिस ने कोरोना कोविड नियमों की पालना सख्ती से करवाने की बात कही है और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी सख्ती प्रशासन की तरफ से की जाएगी। यह भी पूरा रोड मैप बनाया जा रहा है। जो कोरोना के केसेस हैं वो हिमाचल में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक योजना बनाई है कि हम पूरे शहर का जो है ड्रोन से जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करेंगे, जिसपे क्या होगा, हम पूरे शहर में पहले तो एक वार्निंग मैसेज देता हुआ हमारा ड्रोन जाएगा और उसके बाद वो उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करेगा कि जहाँ पर लोग जो हैं भीड़ में एकत्रित और मास्क नहीं पहन रहे हैं। फिर उसका सीसीटीवी जो हमारा फुटेज बनेगा, वीडियो फुटेज जो है वो हमारा कंट्रोल रूम के पास रहेगा और उसके बाद हमारी जो PCR जो हैं जो यहाँ पे रोड्स पे अवेलेबल हैं वो उस एरिया पे जाके उन लोगों के। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और खबर है सियासत से जुड़ी हुई। धर्मशाला में मेयर पद के लिए अब जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। सियासत है, इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं हर किसी की नजर होती है, पार्टी की नजर होती है कि मेयर का पद किसके हिस्से में आता है। आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अब जोड़ तोड़ जरूर शुरू करके अब यह कोशिश की जा रही है कि मेयर की कुर्सी के ऊपर अपनी पार्टी का कब्जा करवाया जाए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामंथन चल रहा है, जोड़ तोड़ दोनों पार्टियां करने में लगी हुई हैं। धर्मशाला निगम चुनाव में बीजेपी का पलड़ा बेशक भारी है, लेकिन जो पहले जिक्र किया हमने कि पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी के पास भी, और दोनों ही दल निर्दलियों को साधने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के 8 पार्षद हैं तो कांग्रेस के 5 पार्षद हैं। निगम चुनाव में 4 पार्षद निर्दलीय जीते हुए हैं। अब नजर है निर्दलियों के ऊपर कि अगर निर्दलीय हमारी तरफ आ गए तो फिर बात बन सकती है। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको धर्मशाला, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से बचित्र शर्मा। बचित्र, जोड़ तोड़ तो सियासत का एक ऐसा गणित है जिसको हर कोई साधने की कोशिश में लगा रहता है। धर्मशाला के बारे में बताइए, मेयर पद के लिए किस तरह से अब हर कोई कोशिश कर रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ आपके पास अपडेट? बचित्र। डेफिनेटली गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासत में जोड़ तोड़ ना हो तो फिर सियासत किस बात की। तो यहाँ ये जो धर्मशाला का जो मेयर पद है ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि, और ये अहम क्यों है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो खुद नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, वो यहाँ पर आकर डेला डाल चुके हुए हैं और यहाँ पर आकर वो लगातार जो है उन पार्षदों से जो है वो मेल मिलाप कर रहे हैं। हालांकि उनके पास जो अभी 5 ही पार्षद हैं और जीतने के लिए, मतलब मेयर बनाने के लिए जो है कम से कम 10 पार्षदों की जरूरत पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के भी दिग्गज नेता जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। खुद राकेश पठानिया जो कि वन मंत्री हैं हिमाचल, जो 9 पार्षद थे जो पूर्व की शहरी निकाय में जो पार्षद थे वो जीत कर आए हैं, उसमें से डिप्टी मेयर और मेयर दोनों ही जो है वो जीत कर आए हुए हैं। और इसमें हैरत की बात यह है कि जो डिप्टी मेयर है ओंकार नहरिया, वो जो है वो पूर्व में कांग्रेस के ही आशीर्वाद से कहीं ना कहीं डिप्टी मेयर बने थे, इसलिए क्योंकि उनके खुद के 3 पार्षद थे और उनमें से जब वोटिंग शुरू हुई थी तो 2 पार्षद जो है वो बाहर निकल गए थे और वो खुद अकेले वहां बच गए थे और कांग्रेस का आशीर्वाद मिला था और वो डिप्टी मेयर बने थे। आज उन्हीं का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। अगर वो डिप्टी मेयर के लिए, अगर मेयर पद के लिए अगर उनका नाम भाजपा आगे करती है तो कांग्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं सहमति जाहिर कर देगी। लेकिन अगर भाजपा जो है उनका नाम आगे नहीं करती है तो भाजपा के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस भी उनका समर्थन नहीं करने वाली। और वहीं दूसरी तरफ जो है कि जो ओंकार नहरिया का नाम नहीं आता है तो क्रॉस वोटिंग होने का डर है और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि हारी हुई बाजी जो है वो कांग्रेस यहां पर जीत ले जाए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जीतोड़ यहां पर चला हुआ, जोड़तोड़ यहां पर चला हुआ है गौरव। और कहीं ना कहीं सभी की नजरें जो है वो धर्मशाला की ही शहरी निकाय पर है, इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये पहली शहरी निकाय है जो कि हिमाचल के गठन के बाद बनी थी और प्रदेश की चूंकि दूसरी राजधानी भी है। और यहां पर मेयर पद इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहीं पर जो है वो सबसे ज्यादा सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है।
और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहां पर जो चुनावी उस वक्त जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त दौरे करके गए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर आए हुए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी, काफी मेहनत और मशक्कत लोगों की ओर से की है, लेकिन किसी को भी जो है वो बहुमत नहीं मिला है, बहुमत मिला यानी पार्षद पूरे नहीं मिले हैं। तो आज जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग जो है किसी न किसी तरीके से निर्दलियों को साधने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जिस पार्षद को, यानी जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाजपा के पास पहले 3 ही पार्षद थे, उनमें से भी 2 पार्षदों को तो उन्होंने टिकट दे दी, लेकिन एक पार्षद जिनको टिकट नहीं दी वो बगावत कर चुके थे और उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी पार्टी की ओर से कर दिया था। और इत्तेफाक देखिए कि वही जीत कर आए हैं और अब वही शख्स हैं जो कि भाजपा की दशा और दिशा यहां पर तय करने वाले हैं। गौरव जी बिल्कुल, शुक्रिया विचित्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पहले तो चुनाव ही नाक का सवाल बन जाते हैं जब बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया जाए। अगर आप जिक्र कर रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जैसा नाम अगर वहां पर था तो वो पहले ही नाक का सवाल था, अब मेयर पद भी कहीं ना कहीं जरूर साख का सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही दलों के लिए। शुक्रिया विचित्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब रुक करते हैं चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ से बड़ी खबर यह है कि वहां पर 4 करोड़ की जो पूरी चोरी हुई है और उसमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बड़ी खबर थी कि चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के एक प्राइवेट बैंक की ब्रांच में 4 करोड़ से ज्यादा की चोरी होती है, वहां से कैश चोरी कर दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर आरोप है और इस बीच सीसीटीवी फुटेज में भी जो संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड है जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी जांच का विषय जरूर है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। चंडीगढ़ में बैंक चोरी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी में जो संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड है वो जरूर कैद हुआ है। सेक्टर 34 के एक्सिस बैंक में 4 करोड़ की चोरी हुई है। रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी, बैंक में चोरी के बाद से ये सिक्योरिटी गार्ड फरार है। तो एक सीसीटीवी जरूर सामने आई है और बड़ी चोरी है। कहा जा रहा है कि ये कैश लेकर वहां से भागा है। एक जो बैकपैक होता है जिसको हम पिट्ठू बैग भी बोल देते हैं, उसमें डालकर ये कैश लेकर गया वहां से। और इस बीच पुलिस के सामने, चंडीगढ़ की पुलिस बहुत हाईटेक कहा जाता है इसको, और उनके सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है इस बड़ी चोरी की वारदात को सुलझाने की। सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का, मनोज राठी हमारे साथ है। मनोज, क्या कुछ आपके पास अपडेट इस समय इस पूरी खबर को लेकर? 4 करोड़ की चोरी, पुलिस के हाथ खाली, क्या कुछ अपडेट मनोज? सबसे हैरानी की बात यह है कि अब न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी भी सामने आई है और इसमें जो आरोपी है बड़े ही शातिर तरीके से बाहर झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाहर झांक रहा है वहां पर जो पंजाब पुलिस की एक गार्ड जो है वो लगाई जाती है और पंजाब पुलिस के जो जवान है वो वहां पर तैनात होते हैं। यानी कि इसके जो ये रूम में सो रहा है, जहां पे रूम में सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी दे रहा था, ये वही उसके बिल्कुल बाहर जो पंजाब पुलिस के जो गार्ड है वो लगे हुए। तो ये पहले इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया पूरे। और जो बैग, ये जो बैग जिसके हाथ में है, ये बैग 2 बार में ये बैग लेके जाता है। पहली बार में देखता है बाहर के कोई है तो नहीं, उसके बाद ये पहला बैग रख के आता है, उसके बाद ये वापस आता है और दूसरा पैसों का भरा हुआ बैग अंदर से बाहर को लेके जाता है। हैरानी की बात यह है कि जो बाहर गार्ड थे, क्योंकि 3:10 की एक पूरी वारदात है जो कि सीसीटीवी में साफ तौर पे दिख रहा है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी आपके सामने है कि किस तरह इस पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया। यानी कि पूरे प्री प्लान तरीके से जो आरोपी है सुनील कुमार, उसने पूरी तरह से शातिर तरीके से जो बॉक्स था जिसमें पैसे पड़े हुए थे, क्योंकि ये सब ऑफिस है एक्सिस बैंक का, जहां से पूरे ट्राई सिटी में, पूरे नॉर्थ में यहाँ से पैसे जो है वो एटीएम मशीन के लिए लेकर जाए जाते हैं डेली रूटीन वाइज। तो ये वही पेटियां थी जहां पर एटीएम मशीन में सुबह से जो ड्यूटियां लगती हैं इन्हीं मशीनों को लेकर, इन्हीं जो बॉक्सेस हैं उनको लेकर जाना था। लेकिन जो आरोपी है बड़े शातिर तरीके से, पूरे प्री प्लान तरीके से उसने पहले बैक साइड से कटर से बक्से को काटा, 4 करोड़ 40 लाख की चोरी की, उसको बैग में डाला और उसके बाद निकलने की कोशिश करी। हालांकि उसको पता था कि बाहर जो पुलिस, पंजाब पुलिस के जो गार्ड है वो तैनात है सुरक्षा के लिए, और बड़े ही शातिर तरीके से, क्योंकि इसके साथ एक और होता है, वो वॉशरूम गया था और इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। और इसने पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद, इसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद 4 करोड़ 40 लाख लेके सीसीटीवी में यहां से फरार हो गया, जिसको अब पुलिस जो है वो तलाश रही है। आपको बता दें गौरव कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीसीटीवी आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, इसमें 3-4 चीजें जो है वो देखी गई है, जिसमें जो आरोपी है वो बैग लेकर किस तरह से जाता है और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ गौरव
पूरी तरह से खाली है। अभी इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। जी गौरव। शुक्रिया मनोज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 4 करोड़ 40 लाख की चोरी होती है बहुत शातिर ढंग से, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि पुलिस किस तरह से पहुंचेगी, पुलिस के पास क्या और चीजें हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव फुटेज न्यूज़ 18 पंजाब आपको जरूर दिखा रहा है, जो इस पूरी चोरी को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, वो वहां से जा रहा है। शुक्रिया मनोज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर है जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की। बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार का जिक्र हो रहा है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर चर्चा हुई है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ दुष्यंत चौटाला की दिल्ली आवास पर, जेपी नड्डा की दिल्ली आवास के ऊपर यह मुलाकात हुई है दुष्यंत चौटाला की। और भी कई मुद्दों को लेकर मंथन हुआ है। हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं, खासतौर पर किसान आंदोलन का जिक्र एक बार फिर से जरूर हरियाणा की कैबिनेट में भी गूंज रहा होगा। जिस तरह से अनिल विज की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और पिछले 4-5 महीनों से हरियाणा में ही एक तरह से जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। हरियाणा और दिल्ली का वो बॉर्डर है, और आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा की तरफ ही किसान बैठे हुए हैं। तो लाजमी तौर पर उम्मीद है कि उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई होगी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। और फिलहाल वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।